हाल है भाई आप सबके। आज हम अपना BPSCT 137 दिसंबर 2023 का पेपर का सॉल्यूशन देख रहे हैं। ठीक है, आप इस चैनल को भाई ज्वाइन कर सकते हो अगर आपको अपने फिजिक्स और केमिस्ट्री के 5 इयर्स का सॉल्यूशन चाहिए। उसके साथ साथ अभी दिसंबर 2024 की वीडियो आप देख सकते हो अपने अपकमिंग एग्जाम्स के लिए। ठीक है, सो चलो स्टार्ट करते हैं। हम पढ़ रहे हैं दिसंबर 2023 का पेपर। इसमें बहुत क्वेश्चंस रिपीट हुए हैं जून 24 और दिसंबर 24 के। जो भी क्वेश्चंस हैं रिपीट हुए ना, यहाँ पे वो इम्पोर्टेंट लिखे हुए हैं। तो यहाँ पे जितना भी इम्पोर्टेंट लिखा हुआ है आपको वो अच्छे से पढ़ना है, क्योंकि वो पेपर में आ चुका है आपके। ठीक है, हमारा पेपर 50 नंबर का होगा। 2 घंटे का हमको करेक्ट टाइम मिलेगा। सो चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला है पंपिंग स्कीम। मैं आपको एक चीज़ बोल दूं यार, ये पंपिंग स्कीम वाला जो कॉन्सेप्ट है ना, ये दिसंबर में भी आया है, ये जून में भी आया है, और ये दोबारा से दिसंबर 2023 में भी दिख रहा है। इसका मतलब ये पंपिंग वाला कॉन्सेप्ट आप अच्छे से याद करके जाना, समझ के जाना। ठीक है, ये रहा पूरा पंपिंग वाला कॉन्सेप्ट है इसका, कि ग्राउंड स्टेट क्या होते हैं, सबसे लो एनर्जी होती है जहाँ पे एटम्स रिसाइड्स करते हैं स्टार्टिंग में। अपर लेजर लेवल क्या होता है, पंप लेवल क्या होता है, तो सबसे ज़्यादा हाई एनर्जी लेवल होता है जहाँ पे एटम्स क्या करते हैं, एक्साइटेड करते हैं। पंपिंग प्रोसेस में एक्साइटेशन होता है, एक नॉन रेडियो एक्टिव डीके होता है, फिर एक लेजिंग प्रोसेस आता है। तो ये पूरा आपका वही पंपिंग वाला कॉन्सेप्ट है। इसको आप अच्छे से पढ़ना यार, ये इंपॉर्टेंट है भाई, क्योंकि आ चुका है। ठीक है, सेकेंड है भाई क्रिटिकल एंगल क्या होता है। तो क्रिटिकल एंगल 12th क्लास में पढ़ा था हमने। तो क्रिटिकल एंगल के लिए यहाँ पे दिया हुआ है, ये क्रिटिकल एंगल की डेफिनेशन है कि द स्पेसिफिक एंगल इंसिडेंस का जिस पे लाइट ट्रेवल करती है कोर से क्लैडिंग में और 90 डिग्री एंगल पे रिफ्लेक्ट हो जाती है, उस एंगल को हम क्या बोलते हैं, क्रिटिकल एंगल बोलते हैं। तो आप फिलहाल ये डेफिनेशन याद रख लेना बस। ठीक है, ये अलग चीज़ है कि टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन कब होता है, तो वो फिलहाल हमसे पूछा नहीं है, तो वो फालतू की बातें लिखने से हमें कोई फ़ायदा नहीं है। ठीक है, फिलहाल बस हमें एंगल ऑफ क्रिटिकल एंगल पूछा था, तो वो आप लिख लेना। उसके बाद ये ऑप्टिकल फाइबर, क्रिटिकल एंगल और स्नेल्स लॉ इनके बारे में था, इसलिए मैंने यहाँ पे डाल दिया, तो आप इसको पढ़ सकते हो। ठीक है, कल पेपर है, अच्छे से पढ़ना भाई। साउंड एक वेव फिनोमिना होता है, कैसे वो डिफरेंट होता है लाइट वेव से, तो भाई देखो यहाँ पे समझा रखा है। देखो, साउंड और लाइट दोनों ही क्या होती हैं, वेव फिनोमिना होते हैं, लेकिन दोनों डिफर होते हैं। किन किन कैटेगरीज में? सबसे पहले जो साउंड वेव होती है वो कैसी होती है, मैकेनिकल वेव्स होती है, मतलब उसको चलने के लिए मीडियम की जरूरत होती है, रिक्वायर मीडियम। वहीं पे जो लाइट वेव होती है वो कैसी होती है, वो ईएम वेव्स होती है, और ईएम वेव्स को ट्रेवल करने के लिए मीडियम की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। ठीक है, दूसरी बात, जो हवा लाइट होती है वो ट्रेवल करती है सबसे तेज साउंड से, मतलब ऐसा बोलना चाहिए कि जो लाइट होती है वो तेज चलती है साउंड से, साउंड वेव से। वैक्यूम्स के अंदर लाइट की स्पीड ये होती है, और साउंड की स्पीड होती है 343 मीटर पर सेकेंड। अब अगर हम वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी की बात से समझे, तो जो साउंड वेव होती है उसकी वेवलेंथ ज़्यादा होती है और फ्रीक्वेंसी कम होती है। तो इसकी वजह से क्या होता है, साउंड वेव्स जो होती हैं वो बहुत ईजिली बेंड कर जाती है। देखो यहाँ पे समझा रखा है कि जो साउंड वेव्स होती हैं आपकी, वो डिफ्रैक्ट करती है बहुत ईजिली लाइट वेव्स के कंपैरिजन में। तो इसी तरीके से भी आपको अपने एग्जाम्स में लिख के आना है। ठीक है, और ये वाली बात बता दी कि साउंड वेव्स को मीडियम की जरूरत होती है, लेकिन लाइट वेव को मीडियम की जरूरत नहीं होती है। ठीक है, तो ये था आपका पूरा कॉन्सेप्ट भाई, आई थिंक समझ आया होगा। ठीक है, ऐसे ही भाई आपके पास है रेजोनेंस क्या होता है, और एक एग्जांपल देना है आपको रेजोनेंस का। तो रेजोनेंस होता क्या है भाई, तो देखो, रेजोनेंस होता है जब एक ऑब्जेक्ट ड्राइव करता है अपनी नेचुरल फ्रीक्वेंसी। मतलब क्या बोलना चाह रहा है कि यार अगर आपके पास कोई ऑब्जेक्ट है
और उस ऑब्जेक्ट का जो एम्पलीट्यूड ऑसिलेशन है बहुत ज्यादा लार्ज है और अपनी नेचुरल फ्रीक्वेंसी पे उसका एम्पलीट्यूड बहुत ज्यादा लार्ज है, उसको बोलते हैं रेजोनेंस। ठीक है, एक रेजोनेंस आपने केमिस्ट्री में पढ़ा था, वो रेजोनेंस अलग होता है, एक रेजोनेंस आप अब पढ़ रहे हो, ये रेजोनेंस अलग होता है। पेंडुलम घूमता है ना इस तरीके से, रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी करता है ना, वो वाली बात ये बोलना चाह रहा है। अब मैं अगर आपको सिंपल समझाऊं ना, रेजोनेंस में आप ऐसे समझ सकते हो, रेजोनेंस कब अकर होता है, जब कोई ऑब्जेक्ट अपनी नेचुरल फ्रीक्वेंसी को ओबे कर रहा है, साथ ही साथ एम्पलीट्यूड उसका बहुत ज्यादा हाई है, तो उस कंडीशन को हम बोलते हैं रेजोनेंस। ठीक है, जैसे बोल रहा है एक चिल्ड्रन को आपने स्विंग पर पुश करा, स्विंग मतलब पता है ना, जैसे झूले होते हैं वैसे धक्का दो तो ऐसे ऐसे झूलता रहता है वो, जैसे अभी ये मैं चेयर को स्विंग करूं तो देखो इस तरीके से ही झूलती रहेगी, तो ये जो झूल रही है यार, इसको क्या बोलते हैं हम, इसको स्विंग बोलते हैं। अब ये चेयर ऐसे लगातार, अगर मैं इसके, देखो मैं आपको समझाऊं, मेरे को ऐसे मजा आता है पढ़ाने में भाई, देखो जैसे अभी मैं यहाँ बैठा हूं, अब मैं इस चेयर को अपने लार्ज एम्पलीट्यूड पे ले गया, ठीक है, और अब मैं छोड़ रहा हूं, तो बार बार चेयर इस तरीके से घूमती रहेगी, इसी प्रोसेस को क्या बोलेंगे, रेजोनेंस बोलते हैं। ठीक है भाई, तो इसी चीज को यहां समझाया गया आपको। डाइक्रोनिज्म क्या होता है और एक सिंपल डाइक्रोमिक डिवाइस बताओ क्या होता है। तो देखो डाइक्रोजिनम, यहां पे आपको दिया हुआ है इसका आंसर, ये रहा। ये एक प्रॉपर्टी होती है मटेरियल की जो ऑब्जॉर्ब करती है डिफरेंट अमाउंट ऑफ लाइट्स को, जो कि डिपेंड करता है पोलराइजेशन ऑफ लाइट पर। इसका मतलब जो मटेरियल होता है वो अपीयर करता है डिफरेंट डिफरेंट कलर जब आप उसके ऊपर डिफरेंट डिफरेंट पोलराइजेशन ऑफ लाइट होता है। अब मैं आपको सिंपल चीजें समझाऊं क्या लिखा हुआ है। तो भाई देखो, डाइक्रोजिनम एक ऐसी प्रॉपर्टी होती है मटेरियल की या किसी ऑब्जेक्ट की, आप उसके ऊपर डिफरेंट डिफरेंट लाइट को क्या करो, वो मतलब वो क्या करे, डिफरेंट लाइट एब्जॉर्ब करेगा। ठीक, और वो जो लाइट वो एब्जॉर्ब कर रहा है वो किस पे डिपेंड करेगा, पोलराइजेशन पे। इसी को बोलते हैं डाइक्रोनिज्म। एक सिंपल डिवाइस कौन सा होता है, डाइक्रोनिक फिल्टर होता है, इतना बस आप याद रखना। ठीक है भाई, बाइप्रिज्म और लॉयड का मिरर फ्रिंज क्या होते हैं, तो ये नया है, इसको यहां लिखा हुआ है, ये रहा। बाइप्रिज्म दो प्रिज्म का यूज करके दोनों के बेसिस को मिलाया जाता है ताकि वो क्रिएट करे दो वर्चुअल लाइट सोर्सेस। ठीक है, और क्या बोल रहे हैं, तो देखो आप इसमें क्या क्या बात याद रखना। बाइप्रिज्म का सेटअप एकदम यंग्स के डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट की तरह होता है। हमें अगर सिंगल बीम लाइट को स्प्लिट करना हो तो उसके अंदर हम इसको यूज कर रहे होते हैं। सेंट्रल फ्रिंज विजिबल होगी अगर आपने स्क्रीन को टच नहीं करा है तो। अब बाइप्रिज्म होता है क्या, तो ये मेन उसकी डेफिनेशन लिखी हुई है। ऐसे लॉयड का मिरर क्या था, लॉयड का मिरर क्या करता है, सिंगल लाइट सोर्स होता है और एक मिरर होता है, वर्चुअल इमेज ऑफ लाइट सोर्स फॉर्म करती है रिफ्लेक्शन की, दोनों में वर्चुअल इमेज बन रही है, ऊपर भी और नीचे भी। इसकी जो सेंट्रल फ्रिंज होती है डार्क होती है। सेंट्रल फ्रिंज जब भी ऑब्जर्व होगी जब आप स्क्रीन को टच करोगे, लेकिन बाइप्रिज्म के अंदर ऐसा नहीं होगा बिना टच करे। तो देखें यहाँ लिखा हुआ ना, सेंट्रल फ्रिंज विजिबल है जब आप स्क्रीन को टच नहीं कर रहे हो, लेकिन इसके अंदर ये जो लॉयड का मिरर था इसके अंदर आपको स्क्रीन टच करनी पड़ेगी मिरर के एंड साइड से, जब जाके आप सेंट्रल फ्रिंज देख सकते हो। और इसके अंदर इंटरफेरेंस प्रोड्यूस होता है जब डायरेक्ट लाइट और रिफ्लेक्टेड लाइट मिरर से निकल रही हो। तो ये चीज आप याद रखना इतनी, ठीक है, 4 पॉइंट याद रखना बहुत है, 3 भी याद रख लेना चलेगा। कंडीशन क्या होती है कि हम ऑब्टेन करें ब्राइट और डार्क फ्रिंज। तो देखो कंडीशंस क्या होती है, ये रही कंडीशंस, इसको अच्छे से करके आना यार, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यहाँ लिख देता हूं मैं, ये इंपॉर्टेंट है, एक बार इसको अच्छे से पढ़ के आना। डार्क फ्रिंज कब बनती है, ठीक है, और आपकी ब्राइट फ्रिंज कब बनती है। तो यहाँ पे ब्राइट फ्रिंज का बता रखा है, ब्राइट फ्रिंज को कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस बोलते हैं और डार्क फ्रिंज को डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हम बोलते हैं। ठीक है, तो इसमें पार्ट डिफरेंस कितना होना चाहिए, तो भाई देखो ये रहा, एन लैम्डा होना चाहिए पार्ट डिफरेंस। इसके अंदर कितना होना चाहिए, 2n+1 लैम्डा बाई 2 होना चाहिए। कितने पे बनेगी, तो देखो ये रहा 0 1 2 3, ये कितने पे बनेगी, तो यहाँ पे ये अच्छे तो एन की वैल्यू दी हुई है, सॉरी ये तो सॉरी ये फॉर्मूला बस आप याद रखना। ठीक है, कि डार्क फ्रिंज कब बनती है और ब्राइट फ्रिंज कब बनती है। ब्राइट फ्रिंज को ही हम कंस्ट्रक्टिव बोलते हैं, डार्क फ्रिंज को हम
डिस्ट्रक्टिव बोलते हैं, ठीक है। अगला है स्पेटियल एवोल्यूशन, क्या थी, फ्रेशनेल की डिफ्रैक्शन पैटर्न्स की। भाई ये भी ना पेपर में आ चुका है, तो इसको भी आप अच्छे से करना, एच वाला। ये रहा इसका एच वाला पार्ट, तो इसको अच्छे से आप कर लेना भाई, ठीक है। ये इतना ही लिखना है आपने। चलो सेकंड का फर्स्ट, कैलकुलेट द स्पीड ऑफ साउंड इन, एक बार भाई, इन सी वाटर एंड स्टील, दोनों में निकालना है, और दोनों का डेंसिटी दी हुई है, दोनों की बी और यंग मॉडुलस दिया हुआ है। तो चलो देखो भाई, ये रहा फॉर्मूला होता है वेलोसिटी ऑफ साउंड इन फ्लूइड। फॉर्मूले भाई याद कर लेना, कल पेपर है तो अच्छे से फॉर्मूले याद करके जाना, ठीक है। दोनों के फॉर्मूलेस दे दिए, अब आप वैल्यू पुट करना और आपके पास आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। चलो भाई, बड़ी गंदी गर्मी हो रही है यार। सेकंड का हो गया ना हमारा, तो चलो अब हम चलते हैं बी वाले पार्ट पे। एक एक्सप्रेशन लानी है अपरेंट फ्रीक्वेंसी की जब सोर्स ऑफ साउंड इज इन मोशन टुवर्ड्स द लिसनर हु इज स्टेशनरी। ओके, तो देखो भैया ये रहा, ये फॉर्मूला होता है इसका, इस फॉर्मूले को अच्छे से याद कर लेना, ठीक है। यही लिखना है आपने इसमें। बायर फ्रिंजिस क्या होती है, निकोल प्रिज्म से तो डेरिवेशन है ये रही इसकी, इसको अच्छे से देख लेना, ठीक है। इस पेपर में ना यार न्यूमेरिकल्स तो बड़े कम आते हैं, थ्योरी दिख रही है इसमें, तो आप इसकी थ्योरी को ना यार लिख कर, कल आपका एग्जाम है मॉर्निंग में, तो आप अच्छे से, मैं 4 बजे तक ना 22 तक सारे अपलोड कर दूंगा, तो आप क्या करना, इनको अच्छे से पढ़ लेना यार। 22 तक करके जाओगे ना तो 75% पेपर आपका ऑटोमेटिकली आपको आ जाएगा अपने आप ही, और रिप्रेजेंट करना भी सीख जाओगे कैसे क्या लिखना है, तो अच्छे से आपका पेपर हो जाएगा, ठीक है। ये इसका थर्ड का पार्ट है कि आप इंटरफेरेंस, देखो मैंने बोला ना इंटरफेरेंस, यंग डबल स्लिट, भाई यंग डबल स्लिट भी इंपॉर्टेंट है यार, ये आपका 12th क्लास में भी इंपॉर्टेंट था, अभी भी आपका ये इंपॉर्टेंट है, यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। ये सारा कॉन्सेप्ट ना जितना भी इंटरफेरेंस, डिस्ट्रक्टिव, इसको यार तुम अच्छे से पढ़ लेना, और अगर कहीं इसमें टॉपिक में आपको कंफ्यूजन हो ना तो यूट्यूब पे सर्च कर लेना एक बार कि ये आपका यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट क्या था, इंटरफेरेंस कब फॉर्म होती है, डिस्ट्रक्टिव कब बनता है, कंस्ट्रक्टिव कब बनता है, सेंट्रल मैक्सिमा क्या होता है, सेंट्रल मिनिमा कब बनता है, सब बात है ना अच्छे से लिख के जाना यार, ठीक है। तो वो ये क्वेश्चंस दे रखे हैं थर्ड के, ए बी सी, वो सारे क्वेश्चंस दिए हुए मैंने आपको, सारा आप पढ़ लेना, आपको सब मिल जाएगा इसमें, ठीक है। ऐसे ही आपको ये एक्टिविटीज समझा रहा है लेबोरेटरी कंडीशन में, तो देखो एक ये क्वेश्चन है बस न्यूमेरिकल इसके ऊपर, बाकी सारा थ्योरी है इसमें। ये जो कोहेरेंस लेंथ वाला है ना, रुक जाओ यार, ये भी पेपर में आ चुका है, तो आप देखो, खुद देखो, आपने भी 24 का पेपर करा था, 24 के पेपर में कितने क्वेश्चन सेम आ गए आपके पास, तो अगर आप 22 को करके जाओगे ना तो मोस्टली, तो मैं नहीं बोलता, लेकिन 75, 70, 80% आपका पेपर PYQs में से ही आएगा, और आप पास हो जाओगे अगर आप अच्छे से पढ़ कर जाओगे भाई, ठीक है। तो ये सारा था आपका, ये फॉर्मूलेज अच्छे से याद कर लेना भाई, ठीक है। फॉर्मूलेज मैटर करते हैं, फॉर्मूलेज अच्छे से आपको याद होने चाहिए, ठीक। एक ये वाला, ये तो पिछली बार भी आया था, तो इसको भाई अच्छे से पढ़ के जाना भाई, ये फॉर्मूलेज अच्छे से पढ़ लेना। ये देखो अगेन वो पंपिंग वाला आ गया कॉन्सेप्ट, तो पंपिंग वाला भाई बड़ा इंपॉर्टेंट है यार, इसको अच्छे से करके जाना। ये फॉर्मूलेज हैं आपके सारे, ठीक है। सो मिलते हैं इसकी जून वाली वीडियो में, थ्योरी थी सारी, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। कोई डाउट हो तो यार मेरे से पूछ लेना, व्हाट्सएप पे मैसेज कर देना, ये नंबर दिख रहा है ना वाला, इस नंबर पे मैसेज कर देना आप, ठीक। सो 4 बजे तक मैं सारा अपलोड कर देता हूँ, 22 तक के जितने भी PYQs हैं इसके, ठीक है। जब तक के लिए भाई बेस्ट ऑफ लक, अच्छे से करो, मिलते हैं इसकी नेक्स्ट वीडियो में, गुड बाय।